हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड तक चीजें कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो आज अपन वही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। जनरली ऐसा नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू फिक्स है हर कंपाउंड की जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। बट हम सारी वैल्यूज को याद तो कर नहीं सकते, तो हमें एक ऑर्डर देना होता है। लाइक हमने पहले भी कई क्वेश्चंस किए हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक रेडियस को कंपेयर किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया है। सेम एज यहाँ पे 3-4 कंपाउंड होंगे जिसको आपको कंपेयर करना होगा और ये बताना होगा इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है या फिर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है और इसमें जो भी तक हमने पढ़ा था वो सारी चीजें इसमें अप्लाई होंगी। तो थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना इस कॉन्सेप्ट को। अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, हेडिंग डाल लीजिए, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत क्लियरली दिख रहा है। चल अब देखो, सबसे पहली चीज एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आप सब जब क्लास 10th में होंगे तो आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसका नाम था आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने क्या बोला था? आर्हेनियस ने बोला था H प्लस डोनल्स आर एसिड, यानी लेकिन उसके लिए एक मीडियम लिया था उसने। देखो आप लोगों ने वहां जो पढ़ा है उसका नाम था आर्हेनियस। और आर्हेनियस ने H2O का एक मीडियम लिया था, वाटर। ठीक है, उसने वाटर का एक मीडियम लिया था। उसने एसिड्स को कैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो और वो H प्लस देना स्टार्ट कर दे, और वो उस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस देना स्टार्ट कर दे, तो वो आपका एसिड होता है। और अगर किसी चीज को तुम वाटर में डिसॉल्व करो और वो OH माइनस देना स्टार्ट कर दे, तो वो बेस होता है। ये बताने वाले थे आर्हेनियस। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा इसका कोई यूज नहीं है। H प्लस OH माइनस ये सब हम यहाँ पे नहीं चेक करते, हम यहाँ पे कुछ अलग चीजें देखते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसमें हमने सिर्फ एक चीज देखा था कि इलेक्ट्रॉन से कौन कौन से इफेक्ट जनरेट हो रहे थे। ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर एक थे, ठीक है, लेविस, उन्होंने बोला था प्रोटॉन, सॉरी लेविस नहीं, ब्रॉन्स्टेड नाम के थे, उन्होंने बोला था प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। तो उन्होंने H2O का मीडियम नहीं लिया था। अब H प्लस की बात करो, सिर्फ H प्लस की, तो सिर्फ H प्लस एक प्रोटॉन ही होता है। तो दूसरे ने बोला था प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। एक थे लेविस, ठीक है। लेविस ने क्या बोला था? लेविस ने बोला था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। तो ये थी लेविस का कॉन्सेप्ट, जिसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई डोनेट कर रहा है तो वो बेस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H प्लस, ठीक है, H प्लस मैंने लिया। अब यहाँ पे कोई चीज है X जिसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अगर H ले ले और XH बना दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस H प्लस ने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है? एसिड है। अगर कहीं पे ऐसा और ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या है? ये बेस है। ठीक है, बट इस फॉर्म में हम नहीं देखेंगे, हम इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स वगैरह सारे कंटिन्यू, मतलब लोअर मीडियम से हायर मीडियम तक हम इसे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कैसे क्या होता है। बट देखो ना, आर्हेनियस वाली थ्योरी हमारे काम की है इस चैप्टर में। अभी फिलहाल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमें आर्हेनियस से कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉन्स्टेड ने जो बोला उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए लेटेस्ट डेफिनेशन है लेविस की, और हम इसी के अकॉर्डिंग किसी की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना है दैट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अपन चलते हैं।
नोट कर लिया होगा। जैसे मेरे पास एसिड है HCl, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक स्केल होती है जिसे हम बोलते हैं Ka वैल्यू, ठीक है। अब ये Ka वैल्यू जो होती है ये हर एसिड के लिए फिक्स है। ये निकाली कैसे जाती है, तो Ka जैसे HCl है, अगर मैं HCl को ब्रेक करूंगा तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो Ka हम कैसे निकालेंगे, Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब किसी क्वेश्चन में तुम्हें, ये चैप्टर है हमारा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हम इसे पढ़ेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये K, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो HCl था, HCl को मैंने ब्रेक किया H प्लस Cl माइनस में, तो Ka कैलकुलेट कैसे होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HCl, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Ka को हम कैसे निकालते हैं, Ka होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा हो। बिना डाटा के हम किसी एसिड का Ka वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम ऑर्डर दे सकते हैं Ka का, कि इसका Ka ज्यादा होगा सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, जो भी हम जितने भी एग्जांपल लेंगे उसमें। तो Ka कैसे निकाला जाता है, Ka निकालने का तरीका है कि आप कोई एसिड लो, उसको ब्रेक करो और ऐसे आप Ka निकाल सकते हो, Ka वैल्यू। हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे हम इसे पढ़ेंगे, बट अभी हम ऑर्गेनिक पे बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैंने फॉर्मूला बता दिया निकाला कैसे जाता है। किसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर सारी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दी गई हो क्वेश्चन में, तो तुम वैल्यू पुट करो और Ka निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये Ka निकालना है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं Ka वैल्यू से। अब ये Ka वैल्यू मैंने आपको बताया ये फिक्स वैल्यूज है, ठीक है, और बहुत सारे एसिड्स है तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी। अब सारी तो हम याद कर नहीं सकते, बट कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवाऊंगा जिससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। बट पहले ये देख लो, अगर किसी की Ka वैल्यू ज्यादा है, इफ, ये पहली स्केल थी जिसे हम बोलते हैं Ka वैल्यू, इफ Ka वैल्यू इंक्रीजेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अभी हम बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं ले रहे, हम सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ हम एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। Ka वैल्यू इंक्रीजेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और दूसरी स्केल होती है pKa वैल्यू, ठीक है। pKa वैल्यू क्या होती है, pK वैल्यू होती है माइनस ऑफ लॉग ऑफ K, यानी आप K डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका अगर आप माइनस लॉग निकाल लो तो वो pKa वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब इफ pKa वैल्यू डिक्रीजेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यानी दोनों रिवर्स है, ये चीज ध्यान रख लो। Ka वैल्यू जितनी ज्यादा, यानी Ka वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और pKa वैल्यू जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसे ध्यान में रखो। अब ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी इन दोनों में से। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दिया कि कई बार क्वेश्चन में Ka और pKa लिखा आएगा तो तुम कंफ्यूज ना हो, तुम्हें पता रहे कि Ka वैल्यू क्या होती है। Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। आप लोगों को पीएच वैल्यू आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सेम एज pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। तो ये सब हमें कैलकुलेट नहीं करना, ये सब बस पता होना चाहिए हमें, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। बट ये दो स्केल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, Ka वैल्यू और pKa वैल्यू।
नोट कर लिया। तो अभी स्टार्टिंग है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की, ये सब बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इनमें से हम कोई भी चीज यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम किसी की के और पी के वैल्यू निकालते हैं और निकालने के बाद कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होता। बट किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यूज नहीं दी होंगी, किसी की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगी, उसके बाद तुम्हें कंपेयर करना है, तो वो तुम कैसे करोगे, तो वो अपन को सीखना है। तो उसके लिए कुछ लॉजिक्स वगैरह होते हैं, कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन पहले हम कुछ पीके वैल्यूज लिख लेते हैं कुछ एसिड्स की। सम pKa values for acids, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि जनरली देखो तुम्हें वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं लिखाने जा रहा हूं इसका जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड याद रखना तुमको। तो पहला आता है तुम्हारा HSBF6, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे। क्लियरली दिख रहा है ना तुम्हें, HSBF6, ठीक। ये है इसकी पीके वैल्यूज। तो हम एक साइड पे एसिड लेंगे, एक साइड पे पीके वैल्यू लिखेंगे। इसकी पीके वैल्यू होती है -12। उसके बाद आता है H2SO4, इसकी होती है -10। तो देखो जितनी पीके वैल्यू कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Ka इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसको कॉपी के टॉप पे लिख लो, Pka डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। Pka वैल्यू जितनी छोटी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ये था सेकंड। तो पहले इनऑर्गेनिक देख लेते हैं। HI की होती है -7, HBr -7, HCl -6, ठीक है। ये हो गए इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की जो हम पढ़ रहे हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के जो ट्रेंड है ना उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस वगैरह भी आते हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो पहला सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक एसिड है जो एसिडिक है वो होता है सल्फोनिक एसिड, SO3H, यानी बेंजीन रिंग। देखो एरोमेटिक कंपाउंड कोई होगा, बेंजीन रिंग पे अगर कुछ लगा हुआ है और उसे तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे तो बेंजीन रिंग वाला यानी एरोमेटिक वाला हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। बट कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे वो हम देखेंगे। तो पहला है बेंजोइक एसिड जिसकी वैल्यू होती है -6.5, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है -1.8। अब ये मत सोचना कि -6.5, हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को कंपेयर नहीं कर रहे। वो ऊपर वाले सारे इनऑर्गेनिक है, मैंने उसकी वैल्यूज तुम्हें दे दी। अब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो इतना नोट करो। मैं इसे रफ करता और आगे की लिखवाता। मोस्टली तुम्हें ऑर्गेनिक वाले ट्रेंड पे ज्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक वाला तो हमेशा ज्यादा एसिडिक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लिख लिया होगा इसे। तो ट्रेंड में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इनऑर्गेनिक, उसके बाद एरोमेटिक वाले जो एरोमेटिक होंगे, उसके बाद नॉर्मल। ये ट्रेंड है और जहां कहीं एक्सेप्शंस आएंगे वहां अपन को ऑब्जर्व करना है कि एक्सेप्शंस क्या क्या हो। तो अभी हमने देखा था। अब हम ले रहे हैं HCOOH, ठीक है। HCOOH इसका नाम लिख लेना, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की पीके वैल्यू होती है 3.7। इसके बाद तुम्हारा आता है बेंजीन रिंग पे COOH लगाओ, जिसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसकी पीके वैल्यू होती है 4.2। फिर आता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये जितने भी नाम लिखवा रहा हूं ना, इन नाम को नोट कर लेना। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की वैल्यू होती है 4.7। अब देखो मैंने बताया, यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई नॉर्मल कार्बन की चेन है, अगर कोई ओपन कार्बन की चेन है, तो उसको हम बोलते हैं एलिफैटिक।
क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। और बेंजीन रिंग है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। बेंजीन रिंग है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। फॉर्मिक एसिड एलिफैटिक है, कोई इसमें एरोमेटिक का केस नहीं है, एलिफैटिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा सा गौर करो, तीनों में ग्रुप कौन से, तीनों में मेन मतलब तीनों में क्या लगा हुआ है, ये भी COOH है, ये भी COOH और ये भी COOH है। मैंने अभी बताया था कि जो एरोमेटिक वाला होगा वो हर केस में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड। तो ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं तुम्हें। फॉर्मिक एसिड एलिफैटिक होने के बावजूद एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये पहला एक्सेप्शन था, ऐसे और एक्सेप्शंस मिलेंगे। वैल्यूज तुम भले ही याद मत करो, ट्रेंड तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना अगर तुम्हें अच्छे से इस चीज को समझना है तो। फिर हम बात करते हैं फिनॉल पे। इसके बाद आता है फिनॉल OH। अब OH की पीके वैल्यू होती है 10। फिर आता है बेंजीन रिंग पे लगा हो NH3 विद पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 10.7, ठीक है। इतना नोट करो। पहला एक्सेप्शन था, उसको लिख लेना वहां पे, एक्सेप्शन एलिफैटिक होने के बावजूद एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आता है मीथेनॉल CH3OH, इसकी वैल्यू होती है 15.5। अब देखो ये सब प्लस वैल्यू है और इनऑर्गेनिक वाले केस में सारी निगेटिव वैल्यू थी जब इनऑर्गेनिक एसिड हम लिख रहे थे। फिर आता है वाटर, वाटर की होती है 15.7। फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी वैल्यू होती है 60। फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 70। फिर आता है 3 डिग्री, ये अल्कोहल क्या है 3 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है 80। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, सारे के सारे अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल वाले ग्रुप है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये H2O से कम एसिडिक है। H2O के नीचे लिख रहा हूं मतलब कम एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मेथेनॉल। तो याद रखना अगर कंपैरिजन में वाटर और मेथेनॉल एक साथ आ गए तो सिर्फ मेथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, यानी ये पहला अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है मेथेनॉल, बाकी सब वाटर से कम एसिडिक होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो वाटर से कम रहेगा, 2 डिग्री रहा तो भी वाटर से कम रहेगा, 3 डिग्री रहा तो भी वाटर से कम रहेगा, लेकिन सिर्फ मेथेनॉल। तो दूसरा एक्सेप्शन आया मिथेनॉल, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, यहां तक हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, ये है एसिटिलीन, मतलब sp कार्बन, सीधा सीधा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाएंगे। sp कार्बन उसके बाद एसिडिक होता है जिसकी वैल्यू होती है 25। फिर होता है sp2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसकी वैल्यू होती है 33। और फिर आता है आपका sp3 वाला, इसकी होती है 50। इसका मतलब अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच कोई स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, एल्केन टाइप का है, तो एल्केन सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं, उससे ज्यादा एसिडिक एल्कीन होगा। और अगर इन तीनों में कंपेयर करो तो उससे ज्यादा कौन होगा, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आपका डबल बॉन्ड है, फिर आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये था आपका जनरल सा कुछ वैल्यूज। 2 टाइप के एक्सेप्शंस आए, उसे आपको याद रखना है। और इसके लिए चाहो तो अपन एक ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कैसा है मैं लिखवा देता।
एक सिंपल सा ऑर्डर अगर मैं इन सबको कंबाइन करके एक ऑर्डर फॉर्म में लिखूं तो ऑर्डर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता डायरेक्टली। यहाँ तो मैंने वैल्यूज देके समझा दिया कि ये इनकी फिक्स वैल्यूज है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे सेट किया कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक है इसमें से कौन नहीं है। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं जनरली इनमें, तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, यानी सबसे ज्यादा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड होगा। उसके बाद नॉर्मल सल्फोनिक एसिड, किसी ग्रुप पे अगर मतलब किसी कंपाउंड में अगर नॉर्मल सल्फोनिक एसिड लगा रहेगा तो फिर वो होगा। उसके बाद आएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड क्योंकि एक्सेप्शन है। उसके बाद आएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो ऑर्डर हमने लिखा है, ठीक है। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम चले गए थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने देखा था एरोमेटिक अल्कोहल, उसके बाद आता है एरोमेटिक अल्कोहल। तो इस ऑर्डर को तुम एज इट इज याद कर लोगे ना तुम्हें ज्यादा बेटर रहेगा। एरोमेटिक अल्कोहल के बाद आता है मीथेनॉल CH3OH, फिर आता है H2O, फिर आता है 1 डिग्री OH, फिर 2 डिग्री OH, फिर 3 डिग्री OH, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं एक ऑर्डर बना के दे रहा हूं। उसके बाद आता है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आता है C डबल बॉन्ड C, फिर आता है C सिंगल बॉन्ड C। तो एक्सेप्शन कहां कहां आया, एक तो इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आया, ठीक है, कि वाटर से इसको भी कम होना चाहिए था। सारे अल्कोहल एरोमेटिक को छोड़ के बाकी नॉर्मल सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन मिथेनॉल भी एरोमेटिक नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये इससे ज्यादा एसिडिक है। फिर आता है ये, अब देखो यहाँ पे अगर तुम चेक करो एरोमेटिक अल्कोहल की बात करो और नॉर्मल अल्कोहल्स की बात करो, चाहे मेथनॉल भी ले लो, तो एरोमेटिक अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक है, कोई एक्सेप्शन नहीं था। एक्सेप्शन तो वाटर से हुआ ना इसका, इससे तो हुआ नहीं। बट यहाँ देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं सल्फोनिक एसिड अगर एक सिंपल टर्म में देखो, फिर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके होते हैं फिनॉल, उसके बाद फिनॉल के बाद नॉर्मल अल्कोहल्स वाटर। ये ऑर्डर आप एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना ताकि जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करें तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो। बेसिक जितना भी है इसका बहुत अच्छे से समझो, ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, इसको एकदम तुम ऐसे मत सोच लेना कि हाँ होमवर्क करने के हिसाब से हम देख लेते हैं, क्लियर नहीं होगा फिर लेक्चर। थोड़ा सा इसको ना अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक एक बात एक एक पॉइंट समझो कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ कैसे लिखवा रहा हूँ, और इसको याद कर लो, ज्यादा बेटर है। कई बार कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमें चीजें याद रहे ना तो हमें क्या टाइम नहीं लगता, हम देख के आंसर टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसा एक्सेप्शन है, इसमें ऐसा हो रहा होगा और ये ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को याद कर लो, ज्यादा बेटर है। अब सपोज करो मैंने कोई एसिड लिया HA, अब HA को मैं ब्रेक करूंगा तो वो H प्लस A माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रही है तो इस प्रोसेस से हम क्या समझ सकते हैं वो देखो। हमें तो ये देखना था ना कि कोई एसिड अगर H प्लस दे दे तो वो एसिड है, वो अच्छा एसिड है, लेकिन वो H प्लस कब देगा, जब ये A माइनस उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। जब ये A माइनस, अब रिएक्शन हुई H प्लस बना A माइनस बना, लेकिन अगर ये A माइनस निकलना ही नहीं चाहता H में से, H को बहुत टाइटली बॉन्ड करके रखता कि नहीं भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर क्या होता, फिर ये H प्लस फॉर्म नहीं होता। तो H प्लस के फॉर्म होने का रीजन होता है A माइनस। अब A माइनस क्यों फॉर्म होगा, यानी इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। A माइनस बनने के बाद इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, दैट्स व्हाई ये A माइनस बन के निकल जाएगा और H प्लस को विड्रॉ कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म्स स्टेबल एनायन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर कोई होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो एनायन होगा वो उस एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो उसका एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनायन स्टेबल होगा तभी वो निकलेगा और हमें H प्लस एज इट इज मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी होगा उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो एनायन कितना स्टेबल है। तो मेनली अगर मुझे किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो मैं उसके एनायन की स्टेबिलिटी देखूंगा। मतलब कैसे देखूंगा, कोई भी कंपाउंड तुम्हारे सामने दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता CH3COOH। अब इस CH3COOH में मैं CH3COO माइनस और H प्लस करके निकाल देता। अब ये जो एनायन बना, ठीक है, इस एनायन की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, हम इस एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर उन लॉजिक्स को तुम लगा रहे हो और तुम्हें पता चल रहा है कि मान लो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है A B C, तीनों में से इस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब यही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो H प्लस के साथ एनायन निकलता है इस एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर से देख लो, HA था, HA को ब्रेक करोगे H प्लस और A माइनस में ब्रेक होगा, लेकिन ये कब ब्रेक होगा, जब A माइनस निकलना चाहेगा तभी तो H प्लस को छोड़ेगा ना। और A माइनस क्यों निकलेगा, A माइनस तभी निकलेगा जब उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर ले, ये जो एनायन फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का पता कर ले कि A माइनस बनने के बाद ये कितना ज्यादा स्टेबल है, तो हमें पता चल जाएगा कि गिवन एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करते हैं वो हम देखते हैं। यानी जो एनायन हमारा बन रहा है इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखनी है तो एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। पहला कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो एनायन बना उस एनायन पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब देखो क्या होता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड एटम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कोई भी एग्जांपल लो तुम, ठीक है, अभी अपन लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। और ये ट्रेंड जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक पॉइंट लिख लो, वैलिड फॉर लेफ्ट टू राइट ओनली। यानी जब चार ऑप्शन में चारों लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड अप्लाई कर रहे होंगे तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस तुम देखोगे। इसके अलावा 2 केस और है, अगर लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड नहीं है तो तुम इसे बिल्कुल भी नहीं देखोगे। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज मैंने ले लिया CH4 NH3 H2O और HF, ठीक है, मैंने 4 एलिमेंट लिए। अब चारों एलिमेंट को अगर तुम देखो तो चारों एलिमेंट में क्या होगा भाई, अगर मैं देखूं इसमें से, तो ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यानी इसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये सब तो एक पीरियड में ही ट्रेंड करता है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें से H प्लस निकालूं तो ये बनेगा CH3 माइनस H प्लस, इसमें से निकालूं तो ये बनेगा H प्लस NH2 माइनस, इसमें से निकालूं तो बनेगा H प्लस OH माइनस, इसमें से निकालूं तो F माइनस H प्लस। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो तुम्हें सिर्फ उस एलिमेंट को कंपेयर करना होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा और यहाँ फ्लोरीन पे आएगा,
ठीक है, तो इन चारों को हमें कंपेयर करना है, इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होती है ना। तो इसका मतलब जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। तो HF ये ऑर्डर आ जाएगा, C माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस। हमें उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज पहुंचा है। नेगेटिव चार्ज पहुंचने के बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर लेंगे, अगर वो एक पीरियड में लाई कर रहा है तो। पीरियड में नहीं है, ग्रुप का केस होगा तो उसके लिए दूसरा केस लगता है, वो अभी मैं बताऊंगा, बट पहले इसे समझो कि मैंने क्या किया। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने एक एग्जांपल लिया CH4NH3H2OHF, ठीक है। मैंने इनको ब्रेक किया, मुझे क्या करना है, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो मैं मैंने बताया ना एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, H प्लस को निकाल दो, एक H प्लस निकालो, जितना बचा उसको माइनस चार्ज दे दो, एक H प्लस निकलेगा तो बचा हुआ पार्ट तो माइनस चार्ज ही लेगा ना, सिंपल सी बात है ना यार। अगर HCl है, सपोज HCl है कहीं पे, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा होता, जनरली ये होता नहीं क्योंकि ये आयनिक के केस में होता है, बट मैं फिर भी इसको ब्रेक करता सपोज, तो ये H प्लस लेके निकल जाता, ये Cl माइनस लेके निकल जाता। फॉर एग्जांपल NaCl, ये तो आयनिक है, अब मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या करेगा, ये Na प्लस ले लेगा, ये Cl माइनस बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो वही हमें करना है, जो भी कंपाउंड दिया उसमें से एक H प्लस निकाल दो, एक H प्लस निकालोगे बचा हुआ पूरा माइनस चार्ज कंटेन कर लेगा। तो मैंने CH4 में से H प्लस निकाला, CH3 माइनस बना, NH3 में से H प्लस निकाला, NH2 माइनस बना, H2O में से H प्लस निकाला, OH माइनस बना, HF में से F माइनस निकाला, H प्लस बन गया ना सब में। अब निगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, तो देखो हाइड्रोजन पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा कार्बन के ऊपर, यहाँ आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ फ्लोरीन के। चार एलिमेंट थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था, मैंने चारों को नीचे लिखा, लिखने के बाद कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की। तो वही ऑर्डर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का दे दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन किसका था, F माइनस का, यानी इस वाले का एनायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी HF ही होगा। तो ये था पहला केस कि एनायन की स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करनी है, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे चेक कर लो, अगर उस जिस एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा एसिडिक भी होगा, तो तुम यहां से इजीली कंपेयर कर सकते हो। बट ये ट्रेंड फिर से ध्यान रखो, ये ट्रेंड सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाले केस में रहेगा, जब 4-5 जो भी तुम्हें कंपाउंड दिए हुए वो चारों पांचों एक पीरियड में लाए कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, तभी तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा फैक्टर हम देखते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जिस पे डिपेंड करती है वो दूसरा फैक्टर कौन सा है। पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा था साइज। दूसरा फैक्टर है साइज। और ये जो चीजें हम चेक कर रहे हैं सिर्फ हम उनका चेक कर रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। जैसे CH3 था, CH4 था, H प्लस निकाला, CH3 माइनस बना, तो CH3 माइनस है, कार्बन पे आया था नेगेटिव चार्ज, तो सिर्फ हमें उसका कंपेयर करना है। इफ साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड anion increases, negatively charged atom increases, then stability is also increases, ठीक है। अगर निगेटिवली चार्ज्ड एटम कोई है, निगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट है, अगर उसका साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, स्टेबिलिटी किसकी है, ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या करोगे आप,
सीधा सीधा बोल दोगे कि वहां पे एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। और ये वैलिड होता, देखो वो वैलिड था लेफ्ट टू राइट के लिए, ये वैलिड है, वैलिड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वैलिड होता है टॉप टू बॉटम के लिए। यानी अगर इसमें केस आ जाए टॉप टू बॉटम का तो आप साइज वाला फैक्टर लगाओगे। अब एक नोट है, नोट क्या है, इफ बोथ फैक्टर comes at same time, then size factor is dominant over electronegativity। अगर दोनों फैक्टर एक साथ आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी लग रहा है और साइज का फैक्टर भी लग रहा है, तो साइज फैक्टर डोमिनेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पे, ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं HF, HCl, HBr, HI, ये मैंने ले लिया। अब मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये ब्रेक हो रहा है H प्लस प्लस F माइनस में, इसको ब्रेक करूं तो H प्लस प्लस Cl माइनस में, इसको ब्रेक करूं तो H प्लस प्लस Br माइनस में, और इसको ब्रेक करूं तो H प्लस प्लस I माइनस में। अब ये वो एटम्स हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हमें इसकी स्टेबिलिटी के लिए इनका साइज कंपेयर करना होगा। हम सब जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे एनायन का साइज इंक्रीज करता है, यानी सबसे बड़ा साइज होगा I माइनस का, फिर Br माइनस का, फिर Cl माइनस का, फिर F माइनस का। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड लगा देते तो ये टॉप टू बॉटम का केस है, लेफ्ट टू राइट का तो है नहीं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगाते तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा फ्लोरीन एसिडिक हो जाता। इसीलिए ये नोट लिखवाया है मैंने कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज फैक्टर दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का केस एक साथ आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम टॉप टू बॉटम वाले को प्रेफरेंस दोगे, तुम साइज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा HI, यानी Ka वैल्यू का अगर मैं ऑर्डर देखूं, Ka वैल्यू, तो Ka वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा HI इज मोर देन HBr इज more acidic than HCl and least acidic HF। Ka वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो हम यहाँ से Ka वैल्यू, देखो हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमने एक ऑर्डर दे दिया Ka वैल्यू का कि सबसे ज्यादा HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, फिर HF होगा। तो दो फैक्टर है, पहला फैक्टर था नेगेटिव चार्ज, यानी एनायन बनने के बाद हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कंपेयर करनी होती है। एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, एसिड उतना स्ट्रांग होगा, ये चीज हमें क्लियर है, ठीक है। तो हम एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पहला रीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कंपेयर करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है ना, जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आया हमने उसे उठाया, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उससे जो एसिड बन रहा था, जो H प्लस उससे अटैच था, वो एसिड भी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये चीज है। दूसरा साइज फैक्टर है, साइज फैक्टर टॉप टू बॉटम के लिए लगता है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, और जितना स्टेबल एनायन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के लिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, इससे हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बचता है और वो आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। तो दो फैक्टर हमने पढ़ लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो इसमें जितनी भी छोटी छोटी चीज मैंने बताई है, इसीलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा, आज क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जितनी डिटेल्स मैंने दी है, अगर तुमने इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। और अगर तुम इन चीजों को सिर्फ हवा में पढ़ के निकल गए, ठीक है ये सब लिखा हुआ है पढ़ लिया, तो सारी चीजें मैंने बता दी, कब कौन सा वैलिड होगा, कब कौन सा वैलिड नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट किस में लग रहा है और टॉप टू बॉटम किस में लग रहा है, तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में परफेक्ट होनी चाहिए कि हाँ ये सेट है, ठीक है।
तभी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तुम क्लियर कर पाओगे, वरना इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा और पूरे जीओसी में सिर्फ इसके क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। आ भी सकता है बट ज्यादा चांसेस इसके। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ EWG। प्रेजेंस ऑफ EWG। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं -I, -M, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ EWG से क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं पे लगे हैं, ठीक, तो वहां पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ EWG इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो जितना ज्यादा यानी EWG जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा होगा, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब K वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं PK वैल्यू उतनी कम होगी। ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। अगर EWG लगा है तो एनायन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, K वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी और PK वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं K वैल्यू। तो K वैल्यू का सीधा सा मतलब क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है K वैल्यू पे। K वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I, यानी कि -M या -I किसी भी स्ट्रक्चर में लगा हुआ है तो वहां पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, CH3COOH, CH2COOH और F। अब अगर मैं इसमें से H+ निकालने की कोशिश करूं तो CH3 COO- बन जाएगा प्लस H+, यानी O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे CH2 F COO- प्लस H+, हमें दोनों पे O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज से हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो ये F अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा कम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये +I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इन दोनों केस में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों में से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये -I ग्रुप लगा हुआ है, -I लगने की वजह से सेकेंड K का ऑर्डर क्या होगा, K वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा कि सेकेंड वाला तुम्हारा यानी जिसपे -I ग्रुप लगा है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे साफ साफ देखा है K वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I ग्रुप। अगर किसी पे तुम्हारा लगा हुआ है कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकता है तो वो वाला केस तुम्हारा ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एनी अदर केस। तो ये थे कुछ बेसिक्स, ठीक है। फिलहाल तुम इन बेसिक्स को आज अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसमें जितनी भी चीजें थी, अगर किसी को डाउट होता है तो मुझे डाउट मेंशन कर देना। जितने लोग आज के आज वीडियो देख लोगे मुझे डाउट्स बता देना इसमें क्या क्या डाउट्स है तुम्हारे, और इस कॉन्सेप्ट को पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को तुम्हें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट करना है। कल अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल एग्जांपल्स उठाएंगे, उसमें सारी चीजें अपन अप्लाई करेंगे। तो आज इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लो ताकि कल जब क्वेश्चंस करें तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो। चलिए भाई।